रात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। गुजरात की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने का सपना देखते हुए बीजेपी ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में रोजी रोटी और मकान को तवज्जो दी गई है, जो आम जनता की आम जरूरत है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अहमदाबाद में घोषणा पत्र जारी किया। इस मैनिफेस्टो में रोजी रोटी और मकान के साथ साथ किसानों और शिक्षा पर ज्यादा जोर भी दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और हाईटेक संकल्प पत्र के जरिए गुजरात के लोगों के लिए अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट पेश किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी कोशिश है कि जनता तीसरी बार भी विकास पुरुष यानी उन्हें चुने। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस हाईटेक घोषणा पत्र में मोदी ने गुजरात के लोगों के लिए अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट पेश किया। इसमें आने वाले 5 सालों में 50 लाख घर बनवाने, 28 लाख घर ग्रामीण इलाकों में और 22 लाख घर शहर में, जबकि 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने, किसानों को कर्ज चुकाने में सरकार मदद देने, जेनरिक दवाएं मुफ्त कराने, जल्द ही गुजरात में मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना चालू करने, यूथ पॉलिसी को शुरू करने, गुजरात में राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने, 10,000 करोड़ की सिंचाई योजना, गुजरात के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देना, गुजरात को ग्लोबल सोलर एनर्जी हब बनाना और सरकार की तरफ से मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने जैसे कई वादे शामिल हैं। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और पार्टी पर हमला करते हुए कहा उन्होंने 40 साल में सिर्फ 10 लाख मकान बनवाए, जबकि उनकी सरकार ने 10 साल में 22 लाख मकान बनाए। बहरहाल बीजेपी ने अपने इस हाईटेक संकल्प पत्र के जरिए लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का दांव खेला है। देखने वाली बात होगी कि हैट्रिक मारने की उनकी ये कोशिश क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो बात हो रही है मोदी के संकल्प की। जी हां, गुजरात में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए गए हैं और ये भी उम्मीद जगाई गई है कि अगर एक बार फिर से जनता बीजेपी के कमल पर विश्वास करती है तो जरूर इन सपनों को पूरा किया जाएगा, जरूर इन वादों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज पे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार मनोहर मनोज जी। मनोहर मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप जी। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने दर्शकों को तमाम मुद्दों को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिस तरीके से वादे किए गए हैं, उनके क्या मायने निकलते हैं, क्या क्या पहलू निकलते हैं, उसे लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजीव जी से। संजीव जी, इस मैनिफेस्टो को आपने देखा, इन वादों को आपने सुना, पहली प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल इस समय जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं जी। तो उन्होंने जो भी वादे किए हैं तो गुजरात की जनता को कम से कम उम्मीद होगी कि वो वादे पूरे करेंगे और घोषणा पत्र को मात्र घोषणा पत्र नहीं रहने देंगे। और हमें लगता है कि 2 बार जनता ने उन्हें मौका दिया है तो अपने घोषणा पत्र को, पुराने घोषणा पत्र को लागू करने में काफ़ी हद तक वो सफल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये तमाम वादे किए हैं और जनता को शायद इससे उम्मीद होगी और जनता इन्हें शायद
तो तीसरी बार सत्ता में लाने में। जी, मनोहर जी हमारे साथ हैं। मनोहर जी, आप क्या कहेंगे इन वादों को सुनने के बाद, इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद? देखिए, इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद तो ये लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जो इतने अधिक चर्चित व्यक्ति माने जाते हैं मीडिया से लेकर के पार्टी में, और अभी वो गुजरात का प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार के रूप में जहां देखा जा रहा हो, ऐसे में गुजरात जिसको कि वो अपना मुख्य वजूद मानते आए हैं नरेंद्र मोदी, और गुजरात, गुजरातियत और गुजरात के वैभव की जो बात करते हैं कि अभी तक 2 टर्म में हमने कांग्रेस की गलतियों को दूर किया है, अगले बार सत्ता में आने पर वो गुजरात को एक वैभवशाली गुजरात बनाएंगे, जैसा कि मोदी वादा करते रहे हैं। परंतु जब आपने आज ये चर्चा की है कि जो गुजरात की भाजपा के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें जिस तरीके के सामाजिक और आर्थिक जो वादे किए गए हैं, जैसे मकान बनाने से लेकर के, सौराष्ट्र इलाके में पानी पहुंचाने से लेकर के, कुपोषण दूर करने से लेकर के, और छात्रवृत्ति और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय स्थापित करने से लेकर के, तो मुझे ये लगता है कि जो गुजरात जो देश के विकसित राज्यों की ऊंची कतार पर गिना जा रहा था, और आज जो भाजपा, सत्तारूढ़ भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, इससे ये लगता है कि वहां पर सामाजिक विकास और मानव विकास के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। और नरेंद्र मोदी ने जो आज जो वादे जो अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि गुजरात में अभी भी काफी काम करना बाकी है। और गुजरात में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसको लेकर के देश के तमाम बुद्धिजीवियों में और विशेषज्ञों में एक मतभेद की स्थिति है। जो मोदी के समर्थक हैं वो बड़ा ही गुडीज पिक्चर जो है गुजरात का पेश करते हैं, जो उनके विरोधी हैं वो कई तरीके से जो है बाल की खाल भी निकालते हैं। मसलन कुपोषण को लेकर के गुजरात की आलोचना हुई, जबकि उसको लेकर के कोई डाटा नहीं है कि क्या है। लेकिन मेरा मानना है, एक थर्ड जो मेरी जो आई जो ये कहती है कि गुजरात पहले से ही देश का जो है एक उद्यमशील राज्य रहा है। वहां पर एंटरप्रेन्योर्स देश के सबसे ज्यादा टैलेंटेड एंटरप्रेन्योरशिप रहे हैं। बंबई का स्टॉक मार्केट जो है वो समूचा जो है गुजरातियों द्वारा संचालित होता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जब से बागडोर संभाली है, तो गुजरात की जो पहले से जो वहां पर एक बुनियादी स्वरूप था प्रगति का, तरक्की का, और जो उनके नेतृत्व में जो ये फलायमान हुआ, विकासमान हुआ, तो उसका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात की जो अपनी संरचना है, जो उनका लंबा बंदरगाह का तट है, जो उनकी जो उद्यमशीलता की जो स्थिति है, वह भी उसके विकास में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। रह गई नरेंद्र मोदी की बात, तो नरेंद्र मोदी भी कई सारे सवालों से घिरे रहे हैं, परंतु ये बात जरूर नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है कि नरेंद्र मोदी पर कम से कम परिवारवाद और अपने व्यक्तिगत निज हित के लिए धन बनाने का मामला अन्य नेताओं की तरह नहीं आया है। और मैं ये मानता हूं कि देश के जो 3 राज्य, चाहे वो उड़ीसा के नवीन पटनायक के नेतृत्व में हो, बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, और गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो, ये तीनों न नाम से जो मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों परिवार विहीन है एक तरह से, और इनके लिए परिवार प्राथमिकता नहीं है, वो एक तरह से दूसरे और तीसरे नंबर पर है। और यही वजह है कि ये तीनों मुख्यमंत्री अपने अपने हिसाब से काफी सफल रहे हैं। बिल्कुल, वीरेंद्र जी हमारे साथ है। जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से आपने बताया मनोहर जी कि अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात पहले से ही विकसित है, और कहीं ना कहीं यहाँ जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है, इसे लेकर वीरेंद्र जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, उन्हीं से जानते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? गत 2 टर्म से जो है नरेंद्र मोदी जी गुजरात का नेतृत्व संभाले हैं जी, और जिस तरह से उन्होंने गुजरात को देश का नंबर 1 राज्य जो है वो बना दिया जी, ये इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी जी में कार्य करने की क्षमता है, जनता को साथ लेने की क्षमता है, और अपने प्रदेश को वहाँ की जो समस्या हैं और वहाँ का विकास आगे बढ़ाने में जो है उनमें पूरी क्षमता है जी। और उन्होंने करके भी दिखा दिया है, ये आप लोगों के सामने है। पर ये बात ठीक है कि गुजरात पहले कितना के आगे था, विकास उसमें कितना के वहाँ पर विकास हो रहा था, परंतु उसको रीऑर्गेनाइज करना और एक नेतृत्व प्रदान करना, ये एक अलग बात है, ये कुशल क्षेमता की बात है, और वो सारी कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी में विद्यमान है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आज उन्होंने मैनिफेस्टो आज जनता के समक्ष रखा है, वैसे इसमें कोई 2 राय नहीं कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने पहले भी रखे, उन मैनिफेस्टो की सारी जो बातें थी उससे ऊपर उठकर उन्होंने उससे ज्यादा कहीं जो है वो गुजरात के लोगों को दिया है। इसके बावजूद कि
उनके विरोधियों ने डट के उनका विरोध किया, परंतु जितना विरोध उनका हुआ उससे कहीं ज्यादा वो हमेशा ऊपर उभरे हैं। और आज भी यही परिस्थितियां आज गुजरात में बनी है। जिस तरह से आज उनके विरोधी, खास करके कांग्रेस जो मेन वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, जिस तरह की वो बातें कर रही है, और मुझे खुशी है इस बात की, अभी दो हमारे जो पत्रकार जो हैं अभी जो बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात बड़ी सही कही है कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने प्रदेश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए उन्होंने नाम गाया, तो ये सबसे बड़ी बात है। और भ्रष्टाचार के नाम पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है या उनकी सरकार पर कोई भी एक भी धब्बा नहीं है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी वहां पर बढ़त लेकर आएंगे और विरोधियों को सारा पता चल जाएगा। जिस तरह से वो आज इश्यूज उठा रहे हैं, नॉन इश्यूज कि जो जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना है कि नरेंद्र मोदी जी एक जैसे बेहतरीन, यानी देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री उभर कर आए हैं, वो आगे आने वाले समय में देश को भी उनका लाभ मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोहर जी चर्चा हो रही नरेंद्र मोदी और उनके मैनिफेस्टो की, 2 बार मुख्यमंत्री वो बने, अपना 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा भी किया और तीसरे की चाहत लिए आगे बढ़ रही है बीजेपी, आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी। लेकिन बड़ा सवाल, जिस तरीके से 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं, 10 साल तक गुजरात की स्थिति को समझा है, लोगों से अवगत हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, क्या इसके अलावा भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को और खासतौर पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत थी? अगर उन मुद्दों को उठाया जाता तो कहीं ना कहीं जनता का जो और समर्थन है और जो भरोसा है वो जीता जा सकता था। बिल्कुल, देखिए जो आज जो चर्चा आप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र को लेकर के, जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, मैं थोड़ा सा ध्यान नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहूंगा। जहां तक 1996 में मेरी नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई थी बीजेपी मुख्यालय में, और जहां तक मैंने उनको समझा है, नरेंद्र मोदी मूल रूप से एक मतलब कि संघ के एक समर्पित ब्रह्मचारी कार्यकर्ता के रूप में, वो एक ऑर्गेनाइजर के रूप में उनका मूल व्यक्तित्व रहा है। संगठक के रूप में, चाहे वो गुजरात में हो, बाद में बघेला के बगावत के बाद जो हरियाणा में आए, हिमाचल में आए, और फिर वो राजधानी दिल्ली भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में रहे। मुझे लगता है कि वह एक संगठक के रूप में उनका मूल व्यक्तित्व था। प्रशासक के विजनरी के रूप में उनका पहले वो व्यक्तित्व नहीं देखा गया। लेकिन जब केशुभाई पटेल, जब वहां पर गुजरात में जब आपदा आई 2001 में, जो भारी भूकंप हुआ, और उसके बाद केशुभाई पटेल के नेतृत्व में सरकार ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाई, तो भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी, जो सबसे उभरा हुआ नाम गुजरात से था और भाजपा के संगठन में जो है काफी एक तरह से सक्रिय था और सब आडवाणी और अटल जी के बिल्कुल नजरों में था, तो और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की भी अपनी मंशा थी। जैसा कि आउटलुक के संपादक ने अपने बायोग्राफी में कहा था कि नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल के खिलाफ बहुत सारे दस्तावेज लेकर आए आउटलुक के दफ्तर में और कहे कि आप इसे छापो क्योंकि मैं अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। बहरहाल जो भी कुछ हो, नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने, तब तक यह था कि एक यंग लीडरशिप को देना था। और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसा माहौल नहीं था जो नरेंद्र मोदी को वहां अगले कई 10 साल तक जो है ले जाए। संयोग से गोधरा का जो है वहां पर सांप्रदायिक उपद्रव हुआ और नरेंद्र मोदी ने उस माहौल को सांप्रदायिक राजनीति के जरिए या जो भी कह लें कि उस पर पहल ना करके या उससे उकसा करके, जो वहां सांप्रदायिक जो हालात पैदा हुए और जिस तरीके से हिंदू वोट पोलराइज हुआ, और फिर नरेंद्र मोदी की जो घोर आलोचना हुई कई क्वार्टर पे विदेश से लेकर के देश तक, और उन्हें घोर सांप्रदायिक करा दिया गया। पॉलिटिकली तो वो सक्सेसफुल हो गए थे कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए, लेकिन उन पर एक ऐसा दाग लगा था जिसे उस दाग को उन्हें धोना भी था। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी का सारा ध्यान चला गया वो गुजरात के गवर्नेंस पे। उन्होंने बाएं दाएं आगे पीछे कुछ न देख करके केवल उन्होंने फोकस किया गुजरात के गवर्नेंस को लेकर के, और मुझे लगता है उनकी अपनी ईमानदारी और उस पर जो एकाग्रचित रहे गुजरात के गवर्नेंस में, और जो गुजरात की जो पृष्ठभूमि थी उद्यमशील राज्य की, उसका उन्हें रिजल्ट मिला। और 10 साल के बाद गुजरात के विकास को लेकर के नरेंद्र मोदी ज्यादा चर्चित होने लगे, जो कि पहले वो सांप्रदायिक राजनीति के लिए चर्चित हो रहे थे। बिल्कुल मनोहर जी, आज उन्हें बहुत अच्छा प्रशासक आडवाणी जी भले कह रहे हों, लेकिन मैं उन्हें मूल रूप से एक संगठक मानता हूं। और आज गुजरात के प्रेम के प्रति या गुजरात के प्रति उनका जो डिवोशन है, जो कमिटमेंट है, आज वो निकल रहा है। लेकिन
आज अगर उनको ये कहा जा रहा है कि वो देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल गुजरात बिल्कुल में मनोज जी प्रशासक जिस के तरीके रूप से में आपने उनकी बताया, छवि को आप आपने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनको जिस तरीके से बताया कि काफी वो ईमानदार हैं और कैसे उनके काम करने का तरीका है और किस तरीके से वो काम करते हैं, आगे भी बड़े जनता का साथ भी उन्हें मिला, उनको तो प्रसिद्धि मिली ही, साथ ही साथ गुजरात का भी नाम हुआ। लेकिन जो काला अध्याय गोधरा कांड के रूप में जो दाग नरेंद्र मोदी के आंचल पर लगा, वो अभी तक धुल नहीं पाया है, या ये कहे कि अभी भी उसके दाग मौजूद हैं। और इससे क्या कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर, क्या अभी भी लोग उन चीजों को याद रखते हैं वोट करने से पहले, क्या कुछ होता है, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं चैनल वन न्यूज के एडिटर यूसुफ अंसारी जी से। यूसुफ जी, क्या आपको लगता है, मैनिफेस्टो जारी किया गया है, 10 साल तक राज किया गुजरात की सत्ता पर नरेंद्र मोदी ने, काम किया, विकास किया, क्या लगता है आपको, जनता विकास पर तो ध्यान देती ही है, लेकिन जो एक दाग नरेंद्र मोदी पर लगा गुजरात दंगों का, क्या वो दाग, भले ही वक्त बीत चुका है, क्या उस दाग को लेकर अभी भी लोग सोच में पड़ सकते हैं, क्या उसका असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए नेहा, नरेंद्र मोदी पर, उनके व्यक्तित्व पर जो दाग 2002 में लगे थे, वो ऐसे दाग हैं जो किसी वॉशिंग पाउडर से, किसी डिटर्जेंट से या किसी भी तरह से उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता। उसका सिर्फ एक लंबे टाइम में एक इलाज हो सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए देश की जनता से उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1984 के सिखों के जो कत्लेआम हुआ था उसके लिए देश से कई बार माफ़ी मांगी, तो हो सकता है इस देश के एक जो सेकुलर मिजाज जनता है वो नरेंद्र मोदी को उसके बारे में माफ़ कर दे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक न इसका कोई संकेत दिया है, ना ही उनकी ऐसी कोई इच्छा है, बल्कि कुछ संगठनों ने उससे डिमांड भी की थी तो उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। जहाँ तक बात है उनके शासन की या राजनीति की, तो आज जो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, एक अहम बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका नाम चुनाव घोषणा पत्र नहीं बल्कि उन्होंने संकल्प पत्र रखा है। यानी कि वो संकल्प ले रहे हैं कि अगर आने वाली सरकार, उनकी अगर सरकार बनती है फिर से, तो वो 5 साल में इतने 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 काम करेंगे। एक अच्छा संकेत इस तरह से हम देखने को कह सकते हैं कि संकल्प, चुनाव घोषणा पत्र की बजाय नाम संकल्प पत्र उसका नाम देना। बहुत सारे वादे किए हैं, अब कितने वादे पूरे कर पाएंगे कितने नहीं कर पाएंगे ये तो जब वो काम करना शुरू करेंगे उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की है, जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से वो उन्होंने एक मौके का फ़ायदा उठाया और गुजरात में शासन पर ध्यान दिया, गवर्नेंस पर ध्यान दिया और उसका एक फ़ायदा उठाया। तो मौके का फ़ायदा उठाने में वो माहिर हैं, अपनी ब्रांडिंग करने में माहिर हैं और हर चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ने में माहिर हैं। लेकिन इस बार मोदी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि इस कॉन्फिडेंट के पीछे कहीं कुछ और वजह नहीं हो सकता है कि उन्हें अपना जो जनाधार है वो दरकने के आसार हों, हो सकता है इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। लेकिन इन सब का जो गुजरात के चुनाव प्रोसेस में है, जनता किस तरह से उसको लेती है, जनता का मन किस तरह से इस संकल्प पत्र को लेता है, किस तरह से वादे को लेता है, ये जनता जब अपना फैसला करेगी, वो मतदान के दिन फैसला करेगी। बिल्कुल यूसुफ जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं नरेंद्र मोदी और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, किस चीज की उन्हें उम्मीद है, ये इस सवाल का जवाब वीरेंद्र जी से ही जान लेते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप, क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है जिसे लेकर बहुत खुश है नरेंद्र मोदी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें पूरा विश्वास है कि 2 बार सत्ता में आने का मौका गुजरात की जनता ने उन्हें दिया, तीसरी बार ये विश्वास एक बार फिर से देखने को मिलेगा? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आज विश्वास से भरपूर हैं नरेंद्र मोदी जी और उसका एक ही कारण है कि जो पिछले 10 वर्षों में 2 टर्म में उन्होंने जनता को जो एक संकल्प दिया था, विश्वास दिया था, उस पर वो खरे उतरे हैं और हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया
तरीके से आपने खुद पहले कहा था कि गुजरात की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही विकसित है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, क्रेडिट दी जा रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर विकास की बात की जाए तो फिर ये भेदभाव क्यों सभी को एक नहीं समान समझा जा रहा है, क्यों इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर भेदभाव कर इससे साबित ही हो जाता है कि कितना विकास हुआ है गुजरात में? देखिए, अभी जो चर्चा जो हामिद अंसारी से लेकर के संजीव पांडे ने जो अल्पसंख्यक को लेकर के की, देखिए सवाल केवल मीडिया या बौद्धिकता जो है वो क्या उचित है और क्या अनुचित है उसके आधार पर बहस करें तो समाज का ज्यादा फायदा होगा, नहीं कि ये पॉलिटिकल कोई लाइन पकड़ी जाए कि ये सेकुलर और नॉन सेकुलर, तो वो बेकार की बात है। देखिए, जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है और इसमें अगर इस तरीके से उपेक्षा की जाए तो एक निहायत गलत बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो कभी घोषित तौर पे ये नहीं कहती है कि हम मुसलमानों का विरोध करेंगे या मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। आज भाजपा में भी शीर्ष स्तर पर उतने ही मुसलमान नेता हैं जितने कांग्रेस में है। आपके शाहनवाज हुसैन, ये आपके जो है वो नकवी और इस तरीके के जो है आपके राष्ट्रीय जो है स्तर पे नेता हैं, तो क्या वजह नहीं बनता है कि आप विधानसभा के स्तर पे भी मुस्लिम नेतृत्व तैयार करें, चाहे वो आपकी विचारधारा से ही पोषित हो। शिवसेना जैसा कट्टर दल भी जो है एक मुस्लिम महिला को टिकट देता था और इस तरीके की बातें जो है, अगर आप मानते हैं, आपको ये लगता है कि आपके पास काबिल उम्मीदवार नहीं है, तो आप इस तरीके का जेस्चर क्यों दे रहे हैं कि 16 और 15% जिसकी आबादी है उसमें कोई आपके लायक जो है आदमी नहीं मिल रहा है। आप कलाम को इतना बड़ा पुरुष मानते हैं, इतना देशभक्त पुरुष मानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ये मैसेज देना पड़ेगा कि आपके पास मुस्लिमों में भी वो धरती पुत्र हैं जो आपकी आइडियोलॉजी के तहत चलता है। तब ये जो है एक तरह से राजनीतिक न्याय होगा, जिस तरह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात होती है। रह गया आपने घोषणा पत्र को लेकर के जो कहा है, तो ये बात सही है कि बहुत सारे गुजरात के जो वहाँ के स्थानीय मुस्लिम जो उद्यमी हैं वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। देवबंद के जो कुलपति ने भी, उन्होंने पब्लिकली जो है वो चूंकि गुजराती थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अभी शहाबुद्दीन ने जो है उन्हें चिट्ठी लिख करके, अब हो सकता है कि भय भी न हो न प्रीति वाली बात है, नरेंद्र मोदी के टेरर से मुस्लिम अब इस तरीके से आक्रांत है, लोग समझते हैं कि इन्हें नेता मानो और इन्हीं से कुछ फायदा लो। सवाल साफा पहनने के जरिए वो पहने या ना पहने, सवाल इसका नहीं है। प्रशासनिक स्तर पे उन्होंने, उनके द्वारा कोई भेदभाव का कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक तौर पे भेदभाव क्लियर दिख रहा है, इसीलिए वो किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं। और रह गया वादों को अमल करने की बात, तो इसमें सारी देश की पॉलिटिकल पार्टी का और सारे नेताओं का कैरेक्टर एक जैसा है। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे बहुत ही आदर्शवादी कोई राजनेता नहीं है, उन्होंने बस मौके का फायदा उठाया है। जो उन पे सांप्रदायिकता का दाग लगा था, जो उनका मूल लक्ष्य था, उसको उन्होंने गुड गवर्नेंस के जरिए धोने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन यह माना जाए कि उनको देश जो है प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर ले, तो कहीं न कहीं एक आइडियल और कहीं न कहीं जो है एक जो है एक आदर्श व्यक्तित्व की जो कल्पना की जाती है, जो देश का जो सबसे बड़ा स्टेट्समैन हो, जैसे कि राधा कृष्ण कहा करते थे फिलोसफर द किंग, तो नरेंद्र मोदी इस तरीके का व्यक्तित्व नहीं है कि उनके सीधे प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा की जाए। और केवल गुजरात तक हम बातों को निष्पक्ष कर सकते हैं और केवल सेकुलर और नॉन सेकुलर के आधार पर इस देश की सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं निकल सकता है। मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं। बिल्कुल। चलिए मनोहर जी, जिस तरीके से बहुत सारी आपने बहुत अहम बातें कही हैं और वाकई में नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक आइडल पुरुष नहीं है, एक आदर्श पुरुष नहीं है, ये तो पहले ही साफ हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो वादे किए गए हैं, क्या उन वादों को पूरा किया जाएगा और क्या जनता उन वादों पर विश्वास कर एक बार फिर से कमल का साथ देती है, नरेंद्र मोदी का साथ देती है या फिर नहीं? ये तो चुनाव के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया ईश्वर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे सहारा ग्रुप की। PCL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सहारा ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सहारा समूह से साफ साफ पूछा है कि क्या हफ्ते भर में वो लोगों का 24,000 करोड़ रुपए दे पाएगा। सहारा ग्रुप से सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि क्या वो सेबी को पैसा दे पाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने सहारा ग्रुप पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ग्रुप के इरादे पर सवाल खड़े किए हैं। सहारा ग्रुप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा समूह को उसकी 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए की राशि न लौटाने पर लताड़ लगाई है। कार्रवाई की सुनवाई कर रहे माननीय मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कहा कि वो मंगलवार तक बताएं कि 1 सप्ताह के अंदर वो अपने निवेशकों को पूरी राशि वापस कर सकेगी या नहीं। पीठ ने यह भी कहा कि आपकी मंशा डगमग है, आपका हर कदम डगमगा रहा है। हम अपने आदेश की व्याख्या आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं कर सकते। बाजार नियामक सेबी ने भी सहारा की याचिका का विरोध किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पीठ ने निवेशकों के धन पर चिंता जताई। ऐसे में पीठ ने दोनों कंपनियों को यह बताने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। साथ ही ये भी पूछा है कि क्या वो पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं। ऐसे में सबकी निगाहें कल होने वाली कोर्ट की कार्रवाई पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकार लगाई है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके भट्ट जी भी जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी यूसुफ जी का। यूसुफ जी, जिस तरीके से सहारा को लेकर पहले भी हम बात कर चुके हैं और आम निवेशक, आम लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, जिनका पैसा लगा है लेकिन अभी तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पाया है। आज की सुनवाई के बाद क्या कुछ कहेंगे आप, और जो तल्ख तेवर कोर्ट के देखने को मिले हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कभी इतनी तल्खी देखने को नहीं मिली, लेकिन इस पूरे मामले में ज्यादा कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और सीधे तौर पर यहां चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। जी यूसुफ जी, तो लगता है बिल्कुल हमारे साथ फिलहाल यूसुफ जी तो जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट में और कोर्ट के अंदर जो तल्खी देखने को मिली, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? आज जो अल्तमश कबीर जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने आज दिखाया कि नोबडी इज अबाउट द लॉ। आज आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने कंपनीज के कुछ भी हो, बट कानून के सामने कोई भी नथिंग। जिस प्रकार से गोपाल सुब्रमण्यम और मुकुल रोहतगी सहारा की तरफ से दलील दे रहे थे, तो जो अल्तमश कबीर चीफ जस्टिस एक बिल्कुल शांत व्यक्ति माना जाता है, आज वो फर्क उठे, बोला कि ये आप इन्वेस्टर्स के साथ क्या कर रहे हो, ये चीटिंग हो रहा है। आपको देना है पैसे फ्राइडे, जैसे फ्राइडे 30 नवंबर और लास्ट डेट जहाँ उनको पैसा जमा करना था, तो उससे पहले सेबी में 5,000 करोड़ के चेक लिखे गए और सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 24,000 करोड़ आपको देना है, तो 5,000 करोड़ सेबी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो रिजेक्ट करने के बाद सैट में चले गए, तो सैट ने बोला कि मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में है तो हम इसमें इंटरवाइन करेंगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो पालन करना ही पड़ेगा, सैट उसको कैसे ओवरटर्न करे। तो वहां पर जब रिजेक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में, तो आज जब सुनवाई आज के डेट में रखा गया था, तो क्लियर कट अल्तमश कबीर जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्लियर कट मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम जो सीनियर एडवोकेट है, उनसे कहा कि why are you trying to justify an unjustifiable act? And this is something that is wrong that is happening. आपको पूरे पैसे निवेशक को देना, बिकॉज निवेशक का चिंता मुझे है, 3 करोड़ निवेशक इन्वेस्टर्स हैं, उनका चिंता मुझे है। तो उसी दौरान मुकुल रोहतगी जो सीनियर एडवोकेट है, जो सहारा की दूसरे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटरवीन करने की कोशिश किया, तो he lost it. This is the first time जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं बोलते कि पहली बार है जब मिस्टर अल्तमश कबीर चीफ जस्टिस है इस प्रकार से बड़ा उठे, बिकॉज वो बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, व्यक्ति है, वेरी कूल माइंडेड पर्सन। छोटा से छोटा नया वकील भी सामने खड़ा होता है, उनको रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मगर आज उन्होंने क्लियर कट मिस्टर रोहतगी जो सीनियर काउंसिल है, सीनियर एडवोकेट है सहारा के, उनको बोला बैठ जाओ, मुझे चिंता है ये 3 करोड़ निवेशकों का। आज मैं चाहूँ तो सेबी के जब रिप्रेजेंटेशन थे, उन्होंने उठ के कहा कि हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, तो बोला तो चीफ जस्टिस का कहना था कि आज चाहो तो आज मैं इन सबको जेल भेजने का ऑर्डर दे देता हूँ, मैं जेल भेजने का ऑर्डर दे सकता हूँ, मगर मुझे 3 करोड़ इन्वेस्टर की मुझे चिंता है, बिकॉज उनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। प्रदीप जी उनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जो पैसा देने में आनाकानी सहारा की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो तमाम न्यूज़पेपर में ऐड छपे थे, 2-2 पन्नों के ऐड छपे थे और उसको लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, वो पैसा यहाँ सहारा खर्च करी, लेकिन जनता का पैसा उसे वापस नहीं लौटा रही, जो पैसा उसका खुद का है, जनता का पैसा है। आज क्लियर कट ये देखने को मिला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो जुडिशरी है वो जो हरकत चल रहे थे सहारा के, उससे दोनों नाराज है, बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 2-2 पन्ने के ऐड सब पेपर में प्रिंट कराना कि हम पे अन्याय हो रहा है, हमारा एक ही सेवियर है वो है भारत माता, बाकी हम पे किसी पे विश्वास नहीं है और हम बिजनेस को देश प्रमोट नहीं कर रहा है, देश का एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन वो कहाँ जाएंगे, वो पैसे इकट्ठा करने के लिए अगर रेगुलेटर्स परमिशन नहीं देती है तो क्या। द पॉइंट हियर इज सेबी ने आपको गलत पाया, सैट ने आपको गलत पाया, हाई कोर्ट ने आपको गलत पाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको गलत पाया। क्या देश में उनका कहना, जितने लीगल एक्सपर्ट है उनका कहना कि देश में का कोई दूसरा बिजनेस हो नहीं रहा है, सिर्फ सहारा ही बिजनेस कर रहे हैं, तो सिर्फ सहारा, बिकॉज इलीगल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो रहा था, कानून के आंख में वो झोंकने की कोशिश कर दिया था, कानून को इवेड करने की कोशिश किया था और इलीगल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का
हर स्तर पर एवरी स्टेप ऑफ लॉ इसको रिजेक्ट कर दिया है। और जब रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट पेपर्स में निकालना बहुत बड़ा गलती है और गलत चीज और कूल और डेलिब्रेट एक्ट है। इस चीज को जिस प्रकार से इस प्रकार से मीडिया में छपवाना अच्छे न्यूज़पेपरों में छपवाना, तो इसमें क्या है, लोगों में और लीगल एक्सपर्ट में और लीगल एनवायरनमेंट, बिजनेस कम्युनिटी एनवायरनमेंट में एक गलत मैसेज जा रहा था कि मीडिया को भी थोड़ा सेंसिबली इसमें रिएक्ट करना चाहिए। एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। उनका कहना है कि हमने 19,000 करोड़ ऑलरेडी बांट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एफिडेविट के हिसाब से 24,000 करोड़ आपको देना है, तो आप 5,000 करोड़ का चेक लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि सुप्रीम कोर्ट आपका बात को माने। तो उन्होंने अल्तमश कबीर ने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मैं जजमेंट को आपके लिए तोड़ मरोड़ कर मैं अपने आप को समझूं। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो तलखी देखने को मिली है, मुख्य न्यायाधीश जिन मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं, काफी सॉफ्ट नेचर है उनका, लेकिन आज इस पूरे मामले में वो काफी तल्ख नजर आए और कड़े तेवर में यहाँ पर सहारा समूह को, सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए नजर आए। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जो कुछ भी कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो आनाकानी यहाँ पर सहारा ग्रुप की कर रही है, जनता का पैसा, वो पैसा जो जनता ने जमा किया, विश्वास करके दिया, लेकिन जब पैसा वापस देने की बात आई तो अब ये आनाकानी हो रही है, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसलों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक आम आदमी की भाषा में सिर्फ ये बताना चाहते हैं जी कि आज से 7-8 साल पहले पूरे देश में सहारा ग्रुप ने अलग अलग शहरों में टाउनशिप डेवलप करने के लिए तमाम बड़े बड़े पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट छापे थे और इनके लोग घूम रहे थे जी। और कई जगहों पे लोगों से इन्होंने 10%, 20% टोटल कॉस्ट का इन्होंने लिया जी। लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल बीत जाने के बाद भी ना कोई वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ना कुछ हुआ। और काफ़ी बड़े पैमाने पे पंजाब, हरियाणा, बिहार, कई जगहों से लोगों ने शिकायत करी जी। और जब लोग पैसे मांगने गए तो लोगों को ये कहा गया कि ठीक है, हम पैसे तो दे देंगे, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को पैसे मिल गए, बहुत सारे लोगों को आज तक पैसे नहीं मिले हैं। ज़मीनी हकीकत ये आई कि कई जगहों पे जब देखा गया, जैसे पंजाब में चंडीगढ़ के साथ लगते सहारा ने ऐलान किया था कि हम 500 एकड़ में एक टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं और उसमें वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्होंने लोगों से इकट्ठा किया था और लोगों ने 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए आज से 2003-2004 में जमा करवाए। ज़मीनी हकीकत ये थी कि वहाँ पे न इनके पास ज़मीन थी, ना कोई इनका CLU अप्रूव हुआ था सरकार की तरफ से। जब जमीन ही नहीं थी तो CLU कहाँ से अप्रूव होना था। 3-3, 4-4 साल बाद लोग सहारा के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मुझे वहाँ नजर आते हैं जिनको अभी तक अपनी जो डिपॉजिट जो थी 5 लाख 4 लाख रुपए की उस जमाने की, वो आज तक नहीं मिली। और आज वो प्रॉपर्टी, और आज की डेट में, उस समय फ्लैट जो 15 लाख 20 लाख का था, आज की डेट में 70 लाख 80 लाख का है। तो वो जो इन्वेस्टर था वो 2 जगह चीट हुआ। एक तो उसको मूल राशि नहीं मिली है और दूसरे जगह आज प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई वो मकान लेने के काबिल नहीं है। तो ये सहारा ने ये पूरे देश में इस तरह का जो बिजनेस किया है, इसमें आम आदमी, जो एक आम आदमी आम घर का सपना देखता है, उससे उस सहारा के चक्कर में बिल्कुल। लेकिन संजीव जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आम जनता को क्यों ठगा गया और आम जनता कैसे इस झोल में फंसी? क्या ये माना जाए कि सहारा ग्रुप एक बड़ा नाम है, एक विश्वास के साथ वादा किया गया था, लेकिन उस वादे को निभाया नहीं गया? जनता ने वादा किया, जनता से जो वादा किया गया था, जनता ने विश्वास करके अपनी पाई अपनी मेहनत की कमाई लगाई, लेकिन जब वापस लेने का वक्त आया, जब उन्होंने अपना पैसा वापस चाहा तो वो मिल नहीं पाया। बड़ी कंपनियां ऐसे वादे क्यों करती हैं, और अगर वादे करती भी हैं वो पूरा नहीं करती, तो फिर क्यों इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? इतने साल तक क्यों इंतजार हुआ? क्या कहेंगे मनोहर जी आप? क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है, जब तक ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही ये कंपनियां फल फूलती रहेंगी और शायद ऐसे ही लोगों को लूटती रहेंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जब ऑलरेडी अपना फैसला दे ही दिया जी, और वो एक तरह से दूसरी बार जब वो उन्होंने याचिका दाखिल की है तो उसके सुनवाई के दौरान आया है, तो फिर इसमें और कोई टिप्पणी की कोई गुंजाइश रही नहीं जाती है। लेकिन मैं जो सहारा ग्रुप को जो 30-40 सालों से जो चली आ रही और जो मैंने उसे देखा, समझा, परखा है, तो मैं ये कहूँगा कि सहारा का भी बड़ा बुरा दौर चल रहा है, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट नॉन बैंकिंग कंपनीज का ही मूल कारोबार है, जो 1978 से करते आ रहे हैं, और अभी उनके लिए एक तरह से संकट का समय आया है। लेकिन आप ये भी याद कीजिए कि उनके खिलाफ जो शिकायत जो आई
जो कोर्ट ने फैसला दिया वो किस केस के आधार पर किया। इलाहाबाद में इनके एक एजेंट ने किसी इन्वेस्टर से पता नहीं वो 3 लाख या 4 लाख या कितनी राशि ली और उसका उसने बिल बना करके या कोई रिसीट बना करके नहीं दिया। और जो इनका एजेंट था, जो इनका कोई अधिकृत रूप से नहीं था लेकिन एक एजेंट था वो, और बिल्कुल वो सहारा का कोई एम्प्लॉय नहीं था, और उस पर कुछ इन्वेस्टर ने जो है उस पर जो है केस किया कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। और उस पर जो कोर्ट की जो सुनवाई हुई उसके तहत ये फैसला आया कि आपने इस स्कीम के तहत जो हाउसिंग रिलेटेड स्कीम था इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, इस स्कीम के तहत आपने जितने लाख करोड़ रुपए जो आपने इकट्ठा किए हैं उस पर 15% टैक्स के साथ मतलब कि इसमें सेबी की भी जो है सिफारिश है और तमाम चीजें हैं। तो पहले तो तकनीकी मामला ये आया कि कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन चूंकि निवेश से जुड़ा मसला था तो इस पर सेबी ने फैसला दिया और फिर कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट से तो ऊंचा कोई होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सारी जो अथॉरिटीज है या सारी क्वाजी बॉडी है उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे ही दिया, जिस तरीके से आपने बताया कि इलाहाबाद में एक एजेंट था, इस पूरी चीजों को, इन तमाम चीजों को चैनल वन न्यूज अपने दर्शकों को दिखा चुका है और हमने अपने दिखाया भी था कि किस तरीके से भले ही एजेंट की तरफ से फर्जीवाड़ा किया गया हो, लेकिन कैसे फर्जीवाड़ा हुआ। चेकबुक से लेकर जो तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, कहां पर एजेंट के पास आए, कैसे वो एजेंट के पास आए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ मिली भगत है जिसकी वजह से ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब जब पैसे देने की बात आ रही तो ये आनाकानी क्यों हो रही है। हमारे साथ फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके भट्ट जी जुड़ गए हैं। एसके भट्ट जी, बात हो रही है सहारा ग्रुप की, सहारा ग्रुप के फर्जीवाड़े की। इस पूरे मामले को आप क्या किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तलखी दिखाई है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो सहारा ग्रुप को सारा पैसा देना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पर पूरा इंटरफेयर है और कोर्ट भी चाहती है कि लोगों का पैसा उन्हें पूरा वापस मिले, वो भी ब्याज के साथ। इस देश में आपने हमेशा शुरू से देखा होगा कि सबसे पहले पब्लिक इशू का फ्रॉड हुआ, पब्लिक इशू के बाद म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज आई। सबका ऑब्जेक्ट ये रहा कि किस तरीके से पब्लिक का पैसा पब्लिक से लिया जाए। उसके बाद एग्रो बेस्ड कंपनीज आई और जब इन सारे लोगों ने जनता का पैसा एक डेफिनेट स्कीम के तहत लूट खसोट लिया, उसके बाद ये सारी एजेंसियां एक्टिवेट हुई, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे एमसीए हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। तो अल्टीमेटली हम तब एक्शन में आते हैं जब सारा का सारा इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों का हो चुका होता है, उनकी गाढ़ी कमाई जा चुकी होती है। क्वेश्चन इस बात का नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो आदेश तो क्रियान्वित कैसे होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि 15% ब्याज के साथ पैसे देने हैं और इस तरीके से देने हैं, वो कहाँ से उसको, ना तो उनकी बैलेंस शीट में वो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ना उनके पास एसेट बेस हो सकता है, बट एसेट बेस को कैसे लिक्विडेट करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस। हमारे देश की जनता को इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लगातार इस तरीके की सीरीज चालू कर रखी है। वो बिल्कुल भी ये एनालाइज नहीं करते कि हम जो दे रहे हैं उसका अल्टीमेटली रिटर्न कैसे आएगा, हमारे पास लेने कौन आ रहा है, क्या वो कंपनी का अधिकृत व्यक्ति है कि नहीं है। इस समय एजेंट्स और इन लोगों लेकिन एसके भट्ट जी जो आपने बात की, सवाल उठता है कि अगर कोई चालू कंपनी हो तो एक बार जनता अगर उसके साथ धोखा खाती है तो सवाल उठता है कि इस कंपनी पर आपने भरोसा क्यों किया। लेकिन बात यहाँ पर सहारा ग्रुप की हो रही है। सहारा ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक जाना माना नाम है। जनता ने इसी नाम पर विश्वास किया, इसी नाम पर विश्वास करके पैसा दिया, अपनी पाई कमाई दी। तो हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती जनता की तो है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस की बिल्कुल कमी है। आप कहीं भी देखें तो यू विल फाइंड इट कि हम नए नए प्रलोभनों में बिल्कुल भी उसमें घुसते चले जाते हैं, अपनी कोई एनालिसिस नहीं करते, अपने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रखते, हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी की एनालिसिस नहीं आती। हमारे देश अभी भी 60-70% जनता अनपढ़ है और उन्हीं का इसमें डिफरेंट प्रलोभनों में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है।
अब सवाल ये है कि जब हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं और 60 रुपए का हमारा उसमें एक्सपेंडिचर पार्ट है, तो हम आपको कैसे 130 रुपए, 120 रुपए या 15% का ब्याज देंगे? कहां से देंगे? और जहां पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया वहां पर कैसे होगा? तो ये जनता की गलती है। लेकिन बिल्कुल आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त की वहीं हमारे साथ बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बात हो रही है सहारा ग्रुप की, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है आम जनता की भलाई की, आम जनता की पाई की, उसकी कमाई की, उसकी मेहनत की कमाई की, जो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां लूटती हैं और फर्जीवाड़ा कर उनके पैसे खा लिए जाते हैं। क्या इन मुद्दों को, और खास तौर पर इस मुद्दे को कि करोड़ों रुपए जनता ने निवेश किए लेकिन आप अपने पैसों के लिए लोगों को तरसना पड़ा है, क्या इस मुद्दे को आप बीजेपी सांसद होने के नाते संसद में उठाएंगे और इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए कोई ऐसी कोई कोशिश करेंगे ताकि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए? वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बात हो रही है सहारा ग्रुप की, उसके फर्जीवाड़े की और खास तौर पर लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, क्या इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे ताकि ऐसे मामले दोहराए ना जाएं और ऐसी किसी भी कंपनी के फर्जीवाड़े का शिकार आम जनता ना हो? वीरेंद्र जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आप सुनाई दे रहे हैं? हेलो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सहारा ग्रुप की, उसके फर्जीवाड़े की और आम जनता की, क्या इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? तो लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल सीधे रुक के एक बार फिर से करते हैं एसके भट्ट जी के पास। एसके भट्ट जी, अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि पैसे ले लिए गए, यहाँ आदेश देने के बाद अब पैसे लौटाने होंगे, लेकिन पैसे कैसे लौटाए जाएंगे, कैसे लोगों को दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर लौटाने की जब प्रक्रिया होगी तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से, कितनी दुविधाएं, कितनी परेशानियां यहाँ पर आ सकती हैं और क्या ये काम सरल तरीके से हो पाएगा? देखिए, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा पूरा देश एक कानूनी प्रक्रिया से बंधा हुआ है जी। और कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट है, सेबी एक्ट है, और जो भी कंपनी अपना काम करती है इन सारे एक्ट और प्रावधानों के तहत करती है। अब इसमें क्वेश्चन इस बात का है कि जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं, रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए एक उसका भी एक डिफरेंट प्रोसेस है कि हाउ द थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड, हाउ रिकवरी विल बी डन। इसमें कोई शक नहीं है कि जनता की इतनी गाढ़ी कमाई और इस तरीके से इमैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप ने किया, और जहां से वो रिकवरी नहीं आ पा रही है जिससे वो जनता का पैसा लौटा सकें, तो लिक्विडिटी क्राइसिस होना एक अलग बात है। लेकिन आपने जहां भी जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी रिकवरी के लिए एक ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और जो हमारा 18 साल का एक्सपोजर है वो ये कहता है कि रिकवरी मैक्सिमम 30 से 35% ही हो पाती है। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बात हो रही है सहारा ग्रुप की, उसके फर्जीवाड़े की और आम लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है। इस बड़े घोटाले को जो चीजें सामने आई हैं, आगे ऐसी चीजें ना दोहराई जाएं, आगे ऐसे कोई भी कंपनी लोगों को ना लूट पाए, इसके लिए क्या इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखो, जहां तक सहारा ग्रुप का इतना बड़ा यानी घोटाला हुआ है जी, और गरीब लोगों की गाड़ी कमाई को जो है जिस तरह से वहां पर उन्होंने गड़बड़ किया है जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे पहले भी संसद में हमने उठाए हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो लोगों की कमाई जो लोगों ने इकट्ठा करके इस ग्रुप को दिया था वो वापस मिलना चाहिए, और इस को संसद में ये मामला उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आम जनता गरीब लोगों की पैसा है वो वापस उनको होना चाहिए जी। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र जी, यहाँ पर जनता का पैसा लगा हुआ है, कहीं आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं होगा कि विदेश में जाकर सहारा ग्रुप के मालिक बैठ जाएंगे और सरकार धरी की धरी रह जाएगी? देखो, ये तो सरकार पर भी निर्भर करता है। जो मौजूदा सरकार उस ग्रुप के साथ जो है जी, अगर थोड़ा सा भी ढील बरतेगी तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाहेगी कि जनता का पैसा एक एक पाई जो है उनको वापस मिलनी चाहिए। ऐसा हम इस मामले को संसद में उठाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपको ही लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ढील दी गई है? इतने कड़े कानून हैं, इतने नियम बनाए गए हैं, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा किया गया, जो जनता के पैसों को लूटा गया, वो कोई आज या कल की बात नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, सालों से ये चल रहा है, लेकिन कभी भी किसी की नजर में नहीं आया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही है सरकार की जिसकी वजह से ये फर्जीवाड़ा हुआ?
देखो अखबारों में कई दिनों से ये मामला आ रहा था जी। और जब सरकार अखबारों में कोई चीज आ जाती है, मीडिया में कुछ बात आ जाती है, तो सुओ मोटो भी सरकार की जो इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग इतनी भारी एजेंसीज हैं, वो क्या करती रहती है, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। उनका भी तो काम है, अगर कोई जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा क्या तब तक कोई काम ही नहीं होगा क्या? वो ऐसे सोए रहते हैं क्या? तो इसलिए उनका भी, अगर सरकार बिल्कुल एक्टिव सरकार हो तो वो सुओ मोटो भी इसकी छानबीन कर सकती थी जी। परंतु आज ये स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज लोगों को ये विश्वास दिलाना कि उनका पैसा वापस आएगा कि नहीं, अब सरकार एक्टिवेट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, परंतु अब रिकवरी कैसे होगी, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। और हम समझते हैं कि ये मशीनरी एक्टिवेट हो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सारा पैसा लोगों को मिले, क्योंकि ऐसे पहले भी घोटाले हुए, सत्यम का जैसे घोटाला हुआ था, सारे कई घोटाले हुए। बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी चाहते हैं, चैनल न्यूज भी चाहते हैं कि जो लोगों का पैसा है, लोगों की गाढ़ी कमाई, लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस मिले। एसके भट्ट जी, जिस तरीके से वीरेन जी ने आश्वासन दिया है कि वो संसद में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या पहले कोई कड़े कदम उठाए जाते तो शायद ये सब नहीं होता, पहले इसे रोका जा सकता था। लेकिन किस चीज का इंतजार कर रही थी सरकार? इतने नियम बनाए गए हैं, लेकिन वो नियम शायद इस कंपनी पर लागू नहीं होते, शायद देखकर भी नजरअंदाज किए जाते हैं। इसी वजह से लोगों को लूटा गया, इसी वजह से ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। ये इस देश में इतने नियम हैं, इतने कानून है कि नियम बनाने वालों को, देश की जनता को, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज को ही उस बात की जानकारी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नियम बनाने की नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज एक कंप्लेन पे एक डेफिनेट प्रोसीजर के तहत ही काम करती हैं। वो उनका एक अपना एक वैधानिक सत्य है, उसको हमको मानना होगा। देश की जनता का पैसा लूटा जाता रहा है और इसी प्रकार से लूटा जाता रहेगा, और हम इसको लूटना नहीं कहेंगे। ये जो सारा ग्रुप की कार्रवाई की आप आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और डिफरेंट एक्टिविटी चल रही हैं, आप इस बात को डेफिनेटली मान लीजिए, इसमें मैक्सिमम पैसा तो पॉलिटिशियंस का ही लगा हुआ है और डिफरेंट लोगों का लगा हुआ है। तो ये हमारी जो ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट है और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, हम छोटे छोटे लालच में चले जाते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये आप डेफिनेट जान लीजिए, मेरा 18 साल की प्रैक्टिस का एक्सपोजर है, मैं एक कास्ट अकाउंटेंट हूं और हम लोगों को इस चीज का एक्सपर्ट बनाया गया है। आप ये डेफिनेट जान लीजिए कि 30-35% से ऊपर की रिकवरी नहीं होगी, और वो भी तब होगी जब एग्जीक्यूटिव एजेंसी सब कुछ कर दें, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा सपोर्ट में आए। लेकिन अब आप तो हमारे देश का वी आर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, तो डेमोक्रेसी में अगर कोई आदमी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहां तक कार्यवाहन में आ पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल वीरेन जी, क्या कहेंगे आप? हेलो, इसमें एक बात बिल्कुल सही में, जैसे ही कह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, बात सही है कि हम छोटे छोटे फायदे में आ जाते हैं। और बहुत सी, मैं आपको ध्यान में डालूं कि हिंदुस्तान में ना जाने कितनी चिटफंड कंपनियां, कितनी इस प्रकार के जो कंपनीज पैसा इकट्ठा करती है लोगों से, और लोग इसलिए वो आ जाते हैं उनके प्रभाव में, क्यों कहते हैं कि जी 3 साल में आप डबल पैसा ले लो, 24% ब्याज के माध्यम से आप पैसा ले लो, यानी इकट्ठा करते हैं, परंतु वो कुछ सालों के बाद वो भाग जाती है कंपनियां। तो इसलिए मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको ये जरूर देखना चाहिए कि जो इस प्रकार की, जहां पर हम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, जहां पर हम अपना गाड़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं, वो ये निश्चित हमको करना चाहिए कि जिस कंपनी को हम दे रहे हैं, क्या वो आरबीआई और सारा ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या वो उससे संबंधित। बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो जहां पैसा लगा रहे हैं वो सही कंपनी है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि सिर्फ जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अगर जनता जितनी दोषी है क्योंकि उसने पैसा लगाया है, उतनी ही ज्यादा दोषी कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है जो ऐसी कंपनियों को तवज्जो दे रहा है और इनके गलत कामों को नजरअंदाज कर रहा है। रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह की कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए, और उनके ऊपर कठोर जो है कानून का, जितने नियम कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि नियम बहुत ज्यादा हैं, कठोर से कठोर नियम है, परंतु उसको लागू नहीं किया जाता है, वो छूट जाते हैं, किसी ना किसी तरह से
कानून की कुछ इस प्रकार की दाव पेच होते हैं कि उसमें वो कहीं ना कहीं बरी हो जाते हैं, और ये लंबे चलते हैं, बहुत लंबे केसेस चलेंगे, और आखिरकार जो गरीब लोग हैं बिल्कुल वीरेंद्र जी आप जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, इस मुद्दे को समझ रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि आप पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी संसद में? नहीं, जिस तरह से हजारों लाखों लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई इसमें पीछे थोड़ी हटने वाली है। बिल्कुल, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि जरूर बीजेपी, जरूर विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता के पैसे लगे हैं और अब जनता भी चाहती है कि उनका पैसा किसी तरह उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन चैनल वन न्यूज की यही उम्मीद है कि जनता का पैसा उसे वापस मिल जाए और कहीं ना कहीं ये जो धोखे हो रहे हैं लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, इस पर रोक लगाई जाए। बहरहाल हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन न्यूज में आने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ न्यूज लाइन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। PACL